Good morning, students. Uh, Today we are going to discuss about the monetary policy, or we can say control of money supply or credit supply by the central bank. देखो अपन ने पढ़ा था कि जो मनी के जो सप्लायर्स होते हैं वो तीन लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास में आरबीआई, दूसरा होता है आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मनी को इशू करते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, मनी को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं। तो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो के अंदर कि कॉमर्शियल बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करता है, उसके पास होते 10,000 रुपीज़ है लेकिन वो 1 लाख रुपीज़ की क्रेडिट क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल बैंक कैसे करता है ये अपन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को ये पढ़ना है कि सेंट्रल बैंक जो है ना, उसको जब भी लगता है कि इकोनॉमी में पैसा या तो कम है या फिर पैसा ज़्यादा है, दोनों ही चीज़ें ख़राब है। देखो दो कंडीशन होती है, या तो होता है इन्फ्लेशन और या होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है लिक्विडिटी का ज़्यादा होना। जब कभी भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन। लिक्विडिटी मतलब जब कैश ज़्यादा है इकोनॉमी में, ठीक है। और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिफ्लेशन का मतलब होता है जब लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है। जब लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन, जब लिक्विडिटी कम होती है तो डिफ्लेशन। तो जैसे अभी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जो हमारा ये लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? डिफ्लेशन का टाइम। जब इकोनॉमी में पैसा नहीं है, क्योंकि लोग खर्च ही नहीं कर रहे हैं, लोग अपने घर में बैठे हैं, पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा नहीं खर्च कर पा रही है, ठीक है। तो उस केस में इकोनॉमी में रोटेशन नहीं आ रहा है मनी का, तो उसको हम लोग कहेंगे डिफ्लेशन का पीरियड, ओके। तो सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है? इकोनॉमी में ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन होना चाहिए, एक बैलेंस्ड इकोनॉमी चलनी चाहिए, ठीक है। तो वो सेंट्रल बैंक का काम होता है। इसीलिए अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक, और वी कैन से मॉनेटरी पॉलिसी बाय द सेंट्रल बैंक। दोनों का एक ही मतलब है, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसने क्या लिखा है, ड्यू टू द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब या तो इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन, ठीक है। तो ड्यू टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस द सेंट्रल बैंक, दैट इज द आरबीआई, कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। मतलब वो मनी की सप्लाई और क्रेडिट की सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है, ताकि इकोनॉमी का बेस्ट इंटरेस्ट निकल के आ सके, ओके। अब कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। पहला आपके पास है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा आपके पास है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जो आरबीआई है वो दो तरह से मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है या दो तरह से मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ हम लोग एंड की जगह और लिख सकते हैं। तो दो तरह से कंट्रोल करता है, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से। भाई किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट्स ही तो होते हैं, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट दो तरह के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव हो सकता है और एक क्वांटिटेटिव हो सकता है। हम पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। अब देखो ये क्या बोल रहा है इसमें, देखो सॉरी हम पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की। देखो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करेंगे क्रेडिट को? दीज आर those instrument which focus on overall supply of money in the economy। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो मनी की ओवरऑल सप्लाई को फोकस करते हैं, ठीक है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे। उसमें सबसे पहला कौन आता है? उसमें सबसे पहला आता है बैंक रेट। अब देखो बैंक रेट का क्या मतलब है, बिल्कुल सिंपल सा है। इट रेफर्स टू द रेट, मतलब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का पहला इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं बैंक रेट। बैंक रेट को कम या ज़्यादा करके भी गवर्नमेंट क्या कर सकता है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही कर सकता है। तो पहले बैंक रेट का मतलब क्या है ये पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। बैंक रेट एक ऐसी रेट है जिस पे आरबीआई क्या करता है? कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है। देखो यही तो सिस्टम चलता है। अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास में कौन होता है? आरबीआई, जो मनी आरबीआई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे? ये पैसा देंगे कॉमर्शियल बैंक को, कॉमर्शियल बैंक पैसा देगा पब्लिक को। ऐसा ही तो होता है कुछ,
भाई कॉमर्शियल बैंक जो है वो खुद के पास, उसके पास थोड़ी पैसा होता है, या तो वो पब्लिक का पैसा वापस पब्लिक को देता है या फिर वो आरबीआई से लेके फिर पब्लिक को देता है। ठीक है, तो जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगा उसी रेट को हम क्या बोलेंगे, उसी रेट को हम लोग बोलेंगे बैंक रेट। ओके, जिस रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। तो इसने यहाँ क्लियरली लिख भी रखा है, इट रेफर्स द रेट एट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई की जगह आप सेंट्रल बैंक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, दैट्स व्हाई मैंने आरबीआई लिखा है। अच्छा, बैंक रेट को डिस्काउंटिंग रेट भी कहते हैं, याद रखना। अब इन्फ्लेशन में क्या होगा, देखो जब इन्फ्लेशन है मतलब इकोनॉमी में पहले से बहुत सारा पैसा पड़ा है। इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में पहले से बहुत सारा पैसा पड़ा है। आप कहोगे सर ऐसी सिचुएशन कब आती है इन्फ्लेशन की? देखो आप याद कीजिए दीपावली का टाइम, ठीक है, दीपावली से 10 दिन पहले तक हर इंसान पैसा खर्च करने को तैयार होता है। ठीक है, किसी को अपना घर रिनोवेट कराना है, किसी को घर पे जो है वो अपने कलर करवाना है, किसी को नए कपड़े खरीदने हैं, किसी को क्रैकर्स खरीदना है, गिफ्ट्स खरीदना है, मिठाई खरीदनी है, मतलब 17 ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप खर्च करने को तैयार हो। इसका मतलब उस समय जो दीपावली का टाइम पीरियड होता है ना, वो 5-7 दिन का टाइम, वो टाइम पीरियड क्या होता है, इन्फ्लेशन का टाइम होता है, जब इकोनॉमी में बहुत पैसा होता है। ठीक है, और उस वजह से पता है क्या होता है, चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हर किसी को पैसा खर्च करना है, तो उसके लिए फिर वो कितना भी पैसा देने को तैयार होता है। तो इस वजह से चीज़ों की प्राइस थोड़ी थोड़ी बढ़ जाया करती है। तो इन्फ्लेशन जो है उसमें देखो क्या होगा, बैंक रेट को बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन में हम क्या करेंगे, बैंक रेट को बढ़ा देंगे। बैंक रेट बढ़ेगा, ये एरो मतलब बैंक रेट बढ़ने के बाद का अगला स्टेप। बैंक रेट जब बढ़ जाएगी, ऊपर का एरो मतलब बैंक रेट का बढ़ना, बैंक रेट बढ़ेगी तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगी। भाई आप खुद सोचो, जब ये हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो ऑब्वियसली बात है कि कॉमर्शियल बैंक, जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा तो सिंपल सी बात है कॉमर्शियल बैंक भी पब्लिक से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। भाई मान लेते एक सिचुएशन, आरबीआई जो है कॉमर्शियल बैंक से 5% पैसा लेता था और कॉमर्शियल बैंक उसी पैसे को पब्लिक पे देती थी और इंटरेस्ट लेती थी, मान लेते हैं 10%। क्या सिचुएशन था, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता था और 5% इंटरेस्ट लेता था। अब कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा देते थे और 10% इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन अगर मान लो आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा के 10% कर दी, तो क्या कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को अभी भी 10% पे इंटरेस्ट देंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, अब पब्लिक से इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे, पब्लिक से इंटरेस्ट लेंगे 15%। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यही ये बोलना चाह रहा है कि जब बैंक रेट बढ़ाएंगे तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक से चार्ज करती है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो है वो कम डिमांड करेंगे क्रेडिट की। भाई जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं, बट जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम लोन लेना ही नहीं चाहेंगे, तो डिमांड ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगी। डिमांड ऑफ क्रेडिट कम होने से क्या होगा, मनी की सप्लाई कम होगी, और मनी की सप्लाई कम होगी तो धीरे धीरे इकोनॉमी से पैसा अपने आप एग्जॉस्ट हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सेम टू सेम अगर डिफ्लेशन में देखें, इकोनॉमी में पैसा कम है, बहुत कम है, जैसे अभी की सिचुएशन, तो बैंक रेट को क्या कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। जब बैंक रेट कम होगी, जैसे अब ये 10% है, अगर ये 2% हो जाएगी तो कॉमर्शियल बैंक फिर हमसे भी कम लेगी, हमसे फिर वो जो है वो 8% पैसा ही लेगी। समझ रहे हो आप? तो जब कभी भी हम बैंक रेट को कम करेंगे तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो डिमांड ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा, डिमांड ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा तो मनी की सप्लाई बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ते ही अपने आप डिफ्लेशन सही हो जाएगा। तो अभी के टाइम पे ये करने की ज़रूरत है। वैसे ऑलरेडी बैंक रेट कम कर दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ये करने की ज़रूरत है अभी, है ना। बैंक रेट कम करेंगे तो कॉमर्शियल बैंक अपनी रेटें कम करेंगे, कॉमर्शियल बैंक कम रेटें करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उधार लेंगे बैंक से। जब ज़्यादा बैंक से उधार लेंगे, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी और इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशन से बाहर आ जाएगी। ओके, चलो अब अगला देखते हैं रेपो रेट। अब ये क्या होता है, इट इज़ अ रेट। ये क्या थी, ऐसी रेट जो कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई चार्ज करते हैं कॉमर्शियल बैंक से। अब ये क्या कह रहा है, इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। ये भी वो की वही बात बोल रहा है, ये भी सेम टू सेम बैंक रेट ही बोल रहे हैं। इट इज़ अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, मतलब ऐसी रेट जिस पे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है। लेकिन इसने आगे कुछ और चीज़ लिखी है, टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, यहाँ ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी, यहाँ ये बोल रहा है टू मीट द शॉर्ट टर्म नीड्स द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटी। मतलब जब कभी भी आपसे कॉमर्शियल बैंक, कोई कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई सिक्योरिटी लेता है, ठीक है, और उससे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, तो उस समय जो रेट वो चार्ज करेगा ना, दैट इज़ द रेपो रेट।
जनरली रेपो रेट जो है वो बैंक रेट ही होती है, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है, आरबीआई के द्वारा, और बदले में सिक्योरिटीज़ ली जाती है, ठीक है, कोलैटरल लिया जाता है, ठीक है, अप्रूव्ड सिक्योरिटी, आप कोलैटरल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कुछ गिरवी रखा जाता है बैंक से। ओके, इसको जैसे डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं वैसे इसको भी रीपर्चेजिंग रेट बोलते हैं। मतलब बैंक रेट और रेपो रेट में मेन डिफरेंस क्या है, बैंक रेट में लोन आरबीआई दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को, यहाँ पे भी लोन आरबीआई दे रहा है कॉमर्शियल बैंक को, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म नीड के लिए दे रहा है या शॉर्ट टर्म नीड के लिए दे रहा है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं ले रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी और कोलेटरल भी ले रहा है। ओके, इसके भी इम्प्लीकेशन सेम ही होंगे। रेपो रेट अगर बढ़ जाएगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वही, हम अगर लोन लेते हैं तो लोन लेने का जो इंटरेस्ट है वो हमको ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा। तो जब रेपो रेट बढ़ेगी तो लोन लेने का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, मतलब जो कैपिटल हम बैंक से लेंगे उसको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा उसका, ठीक है। उस वजह से डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ेगी, कम होगी। डिमांड फॉर क्रेडिट कम होगा तो हम मनी की सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन अपने आप सही हो जाएगा। और सेम टू सेम डिफ्लेशन में क्या है, हम डिफ्लेशन के टाइम हम रेपो रेट को कम कर देते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम लगे, यानी ब्याज कम बढ़ना पड़े। ब्याज जब कम बढ़ना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम डिमांड बढ़ाएंगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो मनी की सप्लाई बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ते ही डिफ्लेशन अपने आप सही हो जाएगा। अगला ये क्या बोल रहा है, रिवर्स रेपो रेट। मतलब हमने पहला पढ़ा बैंक रेट, दूसरा पढ़ा रेपो रेट, अब तीसरा क्या है, रिवर्स रेपो रेट। द रेट एट विच द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। कई बार कॉमर्शियल बैंक भी आरबीआई को पैसा देते हैं। अभी तक दोनों ही रेट्स में हमने पढ़ा था आरबीआई पैसा दे रहा था कॉमर्शियल बैंक को। यहाँ क्या हो रहा है, अगर कॉमर्शियल बैंक के पास एक्सेस पैसा पड़ा है तो वो आरबीआई को भी दे सकता है, ठीक है। तो जिस आरबीआई को देगा तो ऐसे ही फ्री फोकट में नहीं देगा, उसके बदले में आरबीआई से इंटरेस्ट चार्ज करेगा कॉमर्शियल बैंक, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्स रीपर्चेजिंग रेट। जैसे उसको हम रेपो रेट को बोलते थे रीपर्चेजिंग रेट, तो रिवर्स रेपो रेट को क्या बोलेंगे, रिवर्स रीपर्चेजिंग रेट। ओके, इसका इम्प्लीकेशन देखो अब क्या है, अगर रिवर्स रीपर्चेजिंग रेट आर मतलब रिवर्स रीपर्चेजिंग रेट या रिवर्स रेपो रेट अगर इन्फ्लेशन होगा तो हम उसको बढ़ा देंगे। इन्फ्लेशन के टाइम आर यानी रिवर्स रेपो रेट को हम बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, मोर फंड पार्क बाय द कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तो ज़्यादातर जब देखो, आप खुद सोचो, आरबीआई बोल रहा है कि मैं आपको 20% इंटरेस्ट रेट दूंगा, 20% रिवर्स रेपो रेट दूंगा, ठीक है। और यही पैसा अगर कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को देते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट देती है 12%। तो ऑब्वियस सी बात है कॉमर्शियल बैंक कहाँ अपना पैसा रखना प्रेफर करेंगे, आरबीआई के पास। तो मोर फंड पार्क बाय द कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। मतलब जब कभी भी रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो कॉमर्शियल बैंक ज़्यादातर पैसा किसके पास पार्क कर देते हैं, आरबीआई के पास। आरबीआई इस वजह से क्या होगा, लेस फंड फॉर द क्रेडिट क्रिएशन। अब बैंकों ने ज़्यादातर पैसा अपना आरबीआई के पास रख दिया, तो उस केस में फिर लोगों को देने के लिए तो बहुत कम पैसा है ना, तो लोगों को देने के लिए जब कम पैसा है तो इनडायरेक्टली मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन सही हो जाएगा। भाई इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा है तो पैसे को कम करना है ना, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दो। रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगी तो ज़्यादातर कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख देंगे। आरबीआई के पास रख देंगे तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए फंड कम बचेगा और मनी की सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। और डिफ्लेशन होगा तो रिवर्स रेपो रेट को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। जब हम रिवर्स रेपो रेट, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को कम पैसा देगा, आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट देगा तो कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा कहाँ रखना प्रेफर करेंगे, आरबीआई के पास नहीं, पब्लिक को देना प्रेफर करेंगे। तो मोर फंड फॉर द क्रेडिट क्रिएशन के लिए फंड ज़्यादा होगा और इनडायरेक्टली मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। हमको मनी की सप्लाई तो बढ़ानी थी, डिफ्लेशन था ना, मनी की सप्लाई को बढ़ानी थी तो बढ़ जाएगी। ओके, फोर्थ पॉइंट आपके पास आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करता है, जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है तो उसको सही करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को या तो खरीदता है या बेचता है। एक बार क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गिव वन एग्जाम्पल। तो उस केस में आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना था और वो एग्जाम्पल याद रखना आप भी। एग्जाम्पल इसका हो सकता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको NSC कहते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट क्या, जो आरबीआई क्या करता है, जब इन्फ्लेशन होगा तो वो अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचेगा। भाई इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में खूब सारा पैसा पड़ा है तो हमको इस पैसे को हटाना है इकोनॉमी से, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ बेचेगा।
अब जब गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ बेचता है ना, तो लोगों का ब्लाइंड फेथ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, तो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लेंगे, ठीक है। तो लिक्विडिटी सोक्ड फ्रॉम मार्केट, लिक्विडिटी सोक्ड फ्रॉम मार्केट, सारी की सारी लिक्विडिटी जो है, यानी सारा का सारा जो कैश है वो सौख लिया जाएगा किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। मतलब आरबीआई अपनी सिक्योरिटी बेचेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, पब्लिक उसको खरीद लेगी, तो जो पब्लिक का पैसा है वो किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। तो लेस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, इस वजह से लोगों के पास पैसा कम बचेगा, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन, लोग पैसा अपना जमा ही नहीं कराएंगे बैंकों के पास, तो क्रेडिट क्रिएशन होगा ही नहीं भाई। जब लोग अपने 10,000 रुपये जमा कराएंगे तभी तो कमर्शियल बैंक उसका 1,00,000 बनाएगा। अब लोगों का पैसा तो कहाँ पड़ा है, सब आरबीआई के पास में ज़्यादातर पैसा, तो इस वजह से क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी क्या होगी, कम, और मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। यही तो चाहते थे हम, इन्फ्लेशन के टाइम मनी सप्लाई को कम करना, हो जाएगा। और डिफ्लेशन के टाइम क्या करता है, डिफ्लेशन के टाइम आरबीआई जो बेची हुई सिक्योरिटी है उनको वापस से परचेज कर लेता है, मतलब आपको दे देगा पैसे और आपसे ले लेगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो परचेज ऑफ द सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी रिलीज्ड इन द मार्केट, इससे क्या होता है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी या कैश रिलीज होता है, ठीक है। रेज इन द क्रेडिट क्रिएशन, उससे क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ेगी भाई, लोगों के पास जब पैसा आएगा लोग अपना बैंक में जमा कराएंगे और बैंक उस 1 रुपये का 10 रुपये बनाएगा, मतलब कुल मिला के क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा और इससे मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो हम यही चाहते थे कि डिफ्लेशन में मनी की सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है, डिफ्लेशन करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला आपके पास में है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम बोलते हैं सीआरआर। इट रेफर्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कीप विद द आरबीआई, इट इज़ फिक्स बाय द आरबीआई। आरबीआई ये बोलता है कि भाई आपको कुछ परसेंट पैसा जो है मेरे पास में रखना है, ठीक है। आरबीआई सब कॉमर्शियल बैंक को क्या बोलता है, आपको कुछ परसेंट पैसा मेरे पास जमा रखना है, जिसको हम बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द बैंक्स टोटल डिपॉजिट, अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट पैसा किसके पास जमा कराओ, मेरे पास, मतलब आरबीआई के पास, उसको हम बोलेंगे सीआरआर, यानी कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। और ये फिक्स भी कौन करता है, आरबीआई। जनरली अभी ये 4-5% के आसपास रहता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई बोलेगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप किसके पास जमा करा दो, मेरे पास। तो जब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा रहेगा तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट भी कम कर पाएगा भाई। जब ज़्यादा पैसा होता है तभी तो कमर्शियल बैंक उसको 1 रुपये को 10 रुपये बनाता है। तो 10,000 होंगे तो 1,00,000 बनाएगा, ठीक है। 1,00,000 होंगे तो 10,00,000 बनाएगा। बट आरबीआई बोलता है अपना ज़्यादातर पैसा मेरे पास जमा कराओ, क्योंकि मैंने सीआरआर बढ़ा दिया है। सीआरआर बढ़ते ही क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम होगी और मनी सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा। और वही जब डिफ्लेशन होता है, मतलब इकोनॉमी में कम पैसा है, तो आरबीआई अपनी सीआरआर को कम कर देता है। आरबीआई कहता है आप अपना पैसा ज़्यादातर लोन पे दो, मेरे पास जमा मत कराओ, मेरे को सिर्फ 1% पैसा दे दो आप, बस बाकी सारा पैसा आप किसके पास जमा रखो, आप अपने पास, और क्रेडिट क्रिएट करो। तो मोर क्रेडिट क्रिएट हो पाएगा, जिसकी वजह से मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब एक है एसएलआर। एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स असेट्स इन फॉर्म ऑफ द लिक्विड असेट्स विद देमसेल्व्स। यहाँ पर हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट पैसा आरबीआई के पास जमा कराना था। यहाँ हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल असेट्स का कुछ परसेंट पैसा, नहीं, लिक्विड असेट्स, अपनी असेट्स का कुछ परसेंट लिक्विड असेट्स अपने खुद के पास ही अलग रख देना है, मतलब उसको लोन पे नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और लिक्विड एसेट्स होती क्या है, गोल्ड है, कैश है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ है, ये सब कुछ, मतलब कैश भी लिक्विड एसेट्स का ही पार्ट है एक तरह से। तो उनको क्या करना है, कुछ लिक्विड एसेट्स जो है वो अपने पास अलग रख देनी है। ये आरबीआई के पास जमा होती थी, ये अपने पास ही रखनी है कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। और ये भी डिसाइड कौन करता है, आरबीआई ही डिसाइड करता है। ये भी आरबीआई डिसाइड करता है, ये भी आरबीआई डिसाइड करता है। पर ये रहता किसके पास है, आपको कॉमर्शियल बैंक को जमा कराना होगा किसके पास, आरबीआई के पास। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक को अपने पास ही अलग से रख देना है, ठीक है। और ये किसका परसेंटेज होता था, ये परसेंट होता था टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का। और ये किसका परसेंट होता है, टोटल असेट्स का, बैंक की टोटल असेट्स का, ओके। इसको एसएलआर भी बोल सकते हैं, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। इन्फ्लेशन के टाइम एसएलआर को हम बढ़ा देंगे, वही सेम इम्प्लीकेशन होंगे। एसएलआर को बढ़ा देंगे कि भाई हम कुछ परसेंट पैसा हमको अपने पास ही रखना है, वो लोन पे नहीं देना है पब्लिक को, ठीक है। जिसकी वजह से क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम होगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और डिफ्लेशन के टाइम पे एसएलआर को कम कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो सके और मनी सप्लाई बढ़ जाए। तो मतलब हम लोगों ने मेनली जो पढ़ा है आज, वो पढ़ा है कि बैंक किस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को सही करता है। तो उसमें पहला था बैंक रेट। बैंक रेट मतलब हर कॉमर्शियल बैंक, नहीं, हाँ,
सेंट्रल बैंक जो है, जब आरबीआई को, सेंट्रल बैंक जब कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगा तो बदले में जो रेट चार्ज करेगा दैट इज बैंक रेट। सेंट्रल बैंक जब कॉमर्शियल बैंक को पैसा देगा तो बदले में जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा दैट इज बैंक रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट को बढ़ाते हैं, डिफ्लेशन के टाइम बैंक रेट को कम करते हैं। फिर रेपो रेट मतलब क्या है, सेम चीज़, सेंट्रल बैंक जब कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा देता है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ रेपो रेट। बट रेपो रेट फॉर शॉर्ट टर्म होती है और रेपो रेट में सिक्योरिटीज़ यानी कोलैटरल भी ली जाती है। बस ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका भी सेम इम्प्लीकेशन है, इन्फ्लेशन के टाइम रेपो रेट को बढ़ाएंगे, डिफ्लेशन के टाइम कम करेंगे। फिर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब कॉमर्शियल बैंक पैसा देता है आरबीआई को तो उसको कहते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरआरआर को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन के टाइम पे कम कर दिया जाता है। ठीक है, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सही करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता भी है। ठीक है, उसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज़ को बेचा जाएगा, डिफ्लेशन के टाइम पे परचेज किया जाएगा। ठीक है, फिर एक होता है सीआरआर। हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट पैसा आरबीआई के पास जमा कराना होता है। उस रेट को हम क्या बोलते हैं, उस परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे सीआरआर को बढ़ाएंगे, डिफ्लेशन के टाइम पे सही करेंगे, और ये डिसाइड भी कौन करता है, आरबीआई। और एसएलआर का मतलब क्या है, हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल असेट्स का कुछ परसेंट पैसा लिक्विड फॉर्म में अपने पास अलग से रखना होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई ही डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन रहती किसके पास है ये लिक्विड असेट्स, कॉमर्शियल बैंक के खुद के पास। वो लोग इसको लोन आउट नहीं कर सकते बट अलग रखना होता है। इन्फ्लेशन के टाइम सेम एसएलआर को बढ़ाएंगे और डिफ्लेशन के टाइम कम करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इसका जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।